हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग कंटिन्यू यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी की प्रैक्टिस बैच क्लास डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं जो पेपर बेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं जिन पर का पेपर में आने की संभावनाएँ हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पिछली क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, आपने देखा था लास्ट में क्लास अचानक से शट डाउन हो गई थी। ऐसा हुआ था, लाइट अचानक से चली गई थी, कुछ इशू था जिसकी वजह से सारा हमारा सेटअप अचानक से शट डाउन हो गया। मुझे पता भी नहीं चला हुआ क्या, ठीक है। तो उस वाली क्लास के भी कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं जो हम नेक्स्ट वाली क्लास में सॉल्व कराएंगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा समय लगने वाला है। आज हम लोग कुछ नई नई चीज़ें भी सीखने वाले हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से सीखेंगे, बहुत ही अच्छे पैटर्न सीखेंगे, बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो इतनी आसानी से कभी सॉल्व नहीं होते, उनको भी हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दो दूरियों को क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत गति क्या होगी? हमने ये नेक्स्ट वीडियो में भी एक प्रश्न करा चुका हूँ, आज फिर यही प्रश्न आया है। होता क्या है, एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी, 20 किलोमीटर प्लस 36 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है, 5 घंटे प्लस 3 घंटे, 56/8, 8 सते 56। तो हमारी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चंस करा चुके हैं, और बार बार किसी भी क्वेश्चंस को पढ़ने से हमारे दिमाग में वो पैटर्न सेट हो जाता है, हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन सेट हो जाता है कि कैसे वो पैटर्न सॉल्व होता है, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को हमें पाना है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। हमें नौकरी चाहिए तो नौकरी में जिस तरह के प्रश्न आते हैं उस तरह के प्रश्नों का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको कर सकते हो अगर आप अपने माइंड का यूज़ करोगे। देखिए, हम लोग लगाना नहीं सीखते हैं, हमारी बात को आप समझिएगा। हम क्वेश्चन को लगाना नहीं जानते हैं और ना ही आपको हम लगाना सिखाएंगे। हम आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन हल करते हैं वो सिखाएंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा मोहित तथा सुमित क्रमशः, मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 रुपये तथा 84,000 रुपये का निवेश करते हैं। एक मोहित है, एक सुमित है, एक 66,000 रुपये लगाता है और एक 84,000 रुपये लगाता है। दो लोग रुपए लगा के व्यापार शुरू करते हैं। बात समझिएगा, एक लोगों ने 66,000 रुपये लगाए, एक लोगों ने 64,000 रुपये लगाए, दोनों लोगों ने लगाकर एक व्यापार को शुरू किया। अब जब कोई व्यापार शुरू होगा तो लास्ट में या तो प्रॉफिट होता है या तो हानि होती है। जो भी व्यापार स्टार्ट होता है उसका पूरा प्रॉफिट और लॉस कोई 1 महीने में ले लेता है, कोई 1 साल में हिसाब होता है। तो दोनों लोगों ने लगा के व्यापार शुरू किया और इन्होंने प्रॉफिट को बांटने का निर्णय लिया। हम 1 साल बाद प्रॉफिट बांटेंगे। उन्होंने कहा व्यापार शुरू किया, यदि वर्ष के अंत में 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। लाभ जो इनका मिलता है वो क्या रेशियो में मिलता है, 11:9 के रेशियो में मिलता है। बात तो सुनते जाइएगा, लाभ 11:9 के रेशियो में बटा हुआ है। तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या है। मीन्स इन्होंने कितने कितने महीनों के लिए या कितने कितने सालों के लिए इस राशि का निवेश किया है। भैया, अगर इन्होंने बराबर सालों के लिए राशि का निवेश किया होगा तो लाभ भी बराबर होगा। अगर इन्होंने बराबर धन निवेश किया होता तो लाभ भी बराबर बढ़ता। मीन्स डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। इनको लाभ ज़्यादा मिल रहा है, इनको लाभ कम मिल रहा है, जबकि इन्होंने कम रुपए लगाए, इन्होंने ज़्यादा रुपए लगाए, उसके बाद भी इनको लाभ कम मिल रहा है और इनको लाभ ज़्यादा मिल रहा है। मीन्स इन्होंने जो निवेश किया है वो ज़्यादा महीनों के लिए किया है, इन्होंने कम महीनों के लिए किया है। तो पहली बात समझिएगा, इन्होंने ज़्यादा महीनों के लिए निवेश किया है और इन्होंने कम महीनों के लिए निवेश किया है। तो दो जगह आइएगा, यहाँ पे देखिए जो ये मोहित है और ये सुमित है,
मोहित ने ज़्यादा महीनों के लिए निवेश किया, सुमित ने कम महीनों के लिए निवेश किया, तभी लाभ कम मिल रहा है। तो यहाँ पे मोहित को कम महीना दिखा रहा है, सुमित को ज़्यादा महीना दिखा रहा है, ये गलत हो गया। ठीक, यहाँ पे मोहित है और सुमित है, मोहित कम महीनों के लिए, सुमित ज़्यादा महीनों के लिए। हमने क्या कहा, मोहित ने ज़्यादा महीनों के लिए निवेश किया है, सुमित ने कम महीनों के लिए निवेश किया है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे मोहित है और सुमित है, यहाँ पे मोहित है और सुमित है, यहाँ पे बात क्लियर हो जाएगी। मोहित ने यहाँ पे ज़्यादा महीनों के लिए किया, सुमित ने यहाँ कम महीनों के लिए किया। मोहित ने यहाँ पे ज़्यादा महीनों के लिए, सुमित ने यहाँ पे कम महीनों के लिए किया। बात क्लियर है। ये दोनों आंसर फंसेंगे, ये दोनों आंसर तो ऐसे ही कट गए ना, क्योंकि भैया एक बात तो समझना, इन्होंने ज़्यादा रुपए निवेश किया, इन्होंने कम रुपए निवेश किया, उसके बाद लाभ इसको ज़्यादा मिल रहा है और इसको लाभ कम मिल रहा है। उसको 11 रुपये लाभ मिल रहा है, उसको 9 रुपये लाभ मिल रहा है। तो मीन्स इसने कम महीनों के लिए ही निवेश किया और इसने ज़्यादा महीनों के लिए निवेश किया। अब चेक करते हैं, 1 2 3 1 2 3 3 0 काट दीजिए, रेशियो बनाइएगा, ये कटेगा 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ये कटेगा 3 दूनी 6 3 8 24, ये 11 रेशियो 14 बनेगा ना। अगर मंथ की बात करते हैं तो 14 मंथ के लिए इसने निवेश किया और 9 मंथ के लिए इसने निवेश किया। देखिए 14 मंथ के लिए इसने निवेश किया और 9 मंथ के लिए इसने निवेश किया, जबकि रेशियो क्या बना था, 22 रेशियो 28 था। इसको आपने काटा था, रेशियो बना था 11 रेशियो 14। रेशियो क्या बना था, 11 रेशियो 14। तो हमने कहा, अब हमने मंथ उठा लिया, हमने कहा इसने 14 मंथ के लिए निवेश किया, इसके मैं 14 से गुणा कर दिया, इसने 9 मंथ के लिए निवेश किया, इसके लिए 9 से गुणा कर दिया। तो लाभ किस रेशियो में बटेगा, 11 रेशियो 9 के रेशियो में बटेगा। और देखिए 11 रेशियो 9 ही आ रहा है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और अगर आपने इसको लगाने का प्रयास किया तो आप अपना समय बर्बाद करोगे। आप पैटर्न को लगाने के, क्वेश्चंस को लगाने के तरीकों सीखे। मैं कोई क्या फॉर्मूला बता रहा हूँ, नहीं ना, कि मैं कोई ट्रिक बता रहा हूँ, नहीं ना, मैं बस इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस को पेपर में कैसे डील करके हम लगाते हैं। भैया जब इसने कम रुपए निवेश किए हैं और इसने ज़्यादा रुपए निवेश किए हैं, तो लाभ इसको ज़्यादा कैसे मिल सकता, क्योंकि फिर अगर इसने अपने निवेश को इससे ज़्यादा महीनों के लिए निवेश किया होगा, तभी इसको लाभ ज़्यादा मिलेगा। ठीक, तो देखिए इसने 14 महीने के लिए निवेश किया, इसने 9 महीने का निवेश किया है, इसीलिए इसको लाभ ज़्यादा मिला है। बात क्लियर है। चले भैया धीरे 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 हम सीखेंगे कि क्वेश्चंस को पेपर में कैसे डील करके लगाते हैं। अभी आपने डील करना नहीं सीखा, आपने फार्मूला सीखा, ट्रिक सीखा, ये सब सीखा, लेकिन क्वेश्चन को डीलिंग कैसे करते हैं, कि उसको डील करके कैसे हम क्वेश्चन लगाएं, ये एक डीलिंग है। ठीक है, हमें इस पैटर्न से क्वेश्चन को सीखने हैं, परेशान मत हो, सब कुछ सिखाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक दिन में 4 घंटे कार्य करके आर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। आर जो है एक दिन में कितने घंटे काम करता है, ये आवर है, 4 घंटे कार्य करता है। कितने दिन कार्य करता है, 12 दिन कार्य करता है। तो टोटल कितने घंटे कार्य किया, टोटल आवर, टोटल कितने घंटे कार्य किया, 48। फिर कौन है, एक ए है, ए जो है तथा एक दिन में 8 घंटे कार्य करता है, 8 घंटे कार्य करता है। कितने दिन कार्य करता है, कितने दिन कार्य करता है, 9 दिन कार्य करता है। टोटल कितने घंटे कार्य किया, 72 घंटे। मीन्स अब बात को समझते चलना भैया, हम एक इसका कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। आर ने 48 घंटे कार्य किया है, ए ने 72 घंटे कार्य किया है। टोटल मनी निकाल लो, 144 इसका एलसीएम आ जाएगा, 144 इसका एलसीएम आ जाएगा। 48 से इसको डिवाइड करोगे 3 आएगा, 72 से इसको डिवाइड करोगे 2 आएगा। ये हमारे पास टोटल मनी आ गई। ठीक है, बात क्लियर है। हमारे पास टोटल 144, बात को समझिएगा। यहाँ पे आर जो है एक दिन में 4 घंटे कार्य करता है, एक दिन में 4 घंटे कार्य करता है, 12 दिन कार्य करता है। अगर वो रोज 4 घंटे कार्य करता है तो 12 दिन में कितने घंटे कार्य किया होगा, 48 घंटे कार्य किया होगा। ए जो है पर डे, ए जो है पर डे 8 घंटे कार्य करता है, रोज 8 घंटे कार्य करता है, तो 9 दिन में कितने घंटे कार्य किया होगा, 72 घंटे किया होगा, 8 9 72। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, टोटल जो मनी है वो 144 रुपये है। हमारे पास जो टोटल मनी है वो क्या है, 144 रुपये है। 144 रुपये हमारे पास टोटल है। अब इसे खर्च करना है। 144 रुपये हमारे पास हैं, आर एक दिन में
आर एक दिन में 3 रुपये खर्च करता तो 48 दिन में 144 रुपये खर्च करेगा। ए जो है एक दिन में 2 रुपये खर्च करता तो 144 रुपये 72 दिन में खर्च कर डालेगा। दोनों लोग मिलके खर्च करते हैं, आर प्लस ए खर्च करते हैं एक दिन में 5 रुपये, मीन्स 1 घंटे में ये 5 रुपये खर्च कर डालते हैं। ये कितने घंटे खर्च करते हैं? 2 घंटे। तो 2 घंटे में ये कितने रुपए खर्च कर डालेंगे? 10 रुपये। ये घंटे में ही तो था, ये आवर है ना, तो 1 घंटे में ये दोनों मिलके 5 रुपये खर्च करते हैं, तो 2 घंटे में कितने रुपए खर्च करेंगे? 10 रुपये। इन्हें कहा एक दिन में 2 घंटे कार्य करके आर तथा ए दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। आर तथा ए 2 घंटे में 10 रुपये खर्च करते हैं, तो 144 रुपये खर्च करने में कितने दिन लगेंगे? एक दिन में 1 दिन आते हैं, वो दोनों लोग 2 घंटे रुपए खर्च करते हैं। अगर वो 1 घंटे में 5 रुपए खर्च करते हैं, 2 घंटे में 10 रुपए खर्च करेंगे, टोटल खर्च कितना रुपए करना है? 144 रुपए। तो 144 बटे 10 कर दीजिएगा और काट दीजिएगा, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, मीन्स 72 बटे 5 दिन में। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना होगा और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सभी लोग खुश हो? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है आज, थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। चलिए आइए, 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं? आपने पढ़ा M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2, ठीक है। M1 18 मजदूर एक कार्य को 27 दिन में कितना कार्य करते हैं? 1/3 हिस्सा कार्य करते हैं। जितना कार्य करते हैं वो नीचे आता है, 1/3 कार्य करते हैं। कितने मजदूर कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं? पूरे कार्य को, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, ये 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 गुणे 9, 9 ठी 72 का 2 हासिल लगेगा, 7 9 1 9, 1 7 16, मीन्स M2 बराबर 162 मजदूर। बताइए कोई परेशानी? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते चलिए और क्वेश्चन की वैल्यू पुट करते चलिए। कह रहा 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 मजदूर एक कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना? 1/3 कार्य को, हमने 1/3 कार्य रख दिया। M2 रख दिया, कितने मजदूर उस कार्य को पूरा कर पाएंगे, तो उसको रख दिया M2 बराबर 162 मजदूर। भैया हमें लग रहा है कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है आज क्लास में, थोड़ा सा बगल वाले थोड़ा सा आतंक फैलाए हुए हैं, ठीक है। मैं क्लास मुझे लगता है रोकनी पड़ेगी। चलिए आइए थोड़ा सा और धैर्य बनाइए, 2-4 क्वेश्चन करते हैं फिर कल पढ़ाते हैं। और क्या, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, 1 2 3 4 5 6, 6 लगातार सम संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? 11। देखो औसत क्या होता है? बराबर संख्या इधर छोड़ो, बराबर संख्या इधर छोड़ो, बीच वाला ही औसत होता है। 11 के बाद सम संख्या 12, 12 के पहले सम संख्या 10, 10 के पहले 8, 8 से पहले 6, सबसे छोटी संख्या 6। बात क्लियर है? एवरेज की क्लास देखिए, शानदार तरीके से समझ जाएंगे। सबसे छोटी संख्या 6। अगला प्रश्न कह रहा है 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक 580 मीटर लंबे गाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ दीजिए। 0 8 2 10 5 4 9 1 10, टोटल कितनी दूरी चले? 1000। भैया जब एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, तो दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाती हैं। जब गाड़ी इधर से जा रही है और प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो गाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी। तो टोटल जो जुड़ने के बाद दूरी आती है, जब दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाती है। टोटल डिस्टेंस कितनी चली है? 1000 मीटर। 1000 मीटर चली। चलो अब क्या कह रहा है? समय बताइए। समय बराबर होता है, बात को समझते चलिएगा, दूरी, दूरी कितना है? 1000 बटे में चाल, चाल कितनी? 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से भाग करते हैं, ठीक है।
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कटेगा 6 तिरिक 18, ये 6 दूनी 12, और ये 2 पंची 10, एक जीरो कट जाएगा, 2 पंची 10, तो 10 दहम 100, एक जीरो काट देंगे, 3 से ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 सेकंड आ जाएगा। बात क्लियर है सभी लोगों को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से P वर्षों में 16,000 रुपये हो जाती है। P का मान क्या है? मीन्स समय बताना है। मतलब भैया 1000 रुपये हैं हमारे पास, 10,000 रुपये हैं और ये 16,000 रुपये हो जाते हैं। मीन्स यहाँ पे ब्याज कितना मिलता है? 6,000 रुपये। साधारण ब्याज बराबर, फार्मूला मैंने 50 बार लिखा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 चौको 60 काट दो, तो समय आ जाएगा 4 वर्ष। क्लियर है सभी को? T बराबर आ गया 4 वर्ष। समय ही आपको बताना है, 4 वर्ष आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस बैच है, जैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे आज प्रैक्टिस करा रहा हूँ। यदि कुल गेंदों की संख्या 116 है तो पीली गेंद और सफ़ेद गेंद का रेशियो क्या है? 12:17। जिसका निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। 7 2 9 29 से 29 से डिवाइड करेंगे, 9 चौको 36, 4 बार में जाएगा, और 12 चौको 48। गलत हो रहा है कुछ, 4 9 36 का 6 से लगेगा 3। किसका बताना है मुझे? तो पीली गेंद, यदि कुल गेंदों की संख्या 116 है तो पीली गेंदों की संख्या कितनी होगी? 4 9 36 का 6 से लगेगा 3, 4 दूनी 8, 3 11, मीन्स 4 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा तो 12 चौको 48, 48 जो होंगी। अच्छा सॉरी, हम लोग रेशियो गलत रख रहे हैं ना। यहाँ पे सफ़ेद और पीली गेंद का रेशियो दे रहा है, वाइट और येलो गेंद का जो रेशियो है वो 12:17 है। टोटल हमारे पास कितनी गेंदें हैं? 116। जिसका निकालना होता है, पीली गेंदों की संख्या निकालनी, जिसका निकालना होता है उससे गुणा करते हैं और टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। ये 29 से ये 4 बार में कटेगा और 17 चौको 68, तो पीली गेंदें हो जाएंगी 68। बहुत ही आसान प्रश्न है बेटा ये वाला। आइए, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। अब समझना, एक मशीन का जो CP है, MP, CP और MP, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। अगर हमने क्रय मूल्य 100 कह दिया तो MP जो है 70% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा गया, मशीन को जो है 44.5% के लाभ पर बेचा गया, मीन्स 144.5 रुपये में बेचा गया, मीन्स ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, तो छूट प्रतिशत क्या है? अब समझिएगा, एक मशीन आप लेने गए जिसका क्रय मूल्य, मीन्स मशीन जिस पे बनती है, जिस पे रेट है मशीन के बनने का, वो 100 रुपये है। दुकानदार ने उसको बेचा कितने में? 144.5 रुपये में, और उस पर लिखा कितना था? 170 रुपये। जैसे आप दुकान पे जाते हो ना तो एहसान लाद देते हैं आपके ऊपर ना, कहते हैं देखो इस पे लिखा है 170 रुपये, हम आपको दे रहे हैं 144.5 रुपये में, और कितनी छूट चाहिए? अबे तो खरीदे तो तुम 100 रुपया में हो, बड़ा एहसान लाद रहे हो क्या? 44.5% का लाभ तो फिर भी कमा रहे हो। हाँ ठीक है ना। तो पूछा कि कितनी छूट दी गई, दुकानदार एहसान लाता है ना कि 170 रुपये की वस्तु है, 144.5 रुपये में आपको हम दे रहे हैं, तो छूट कितनी दिया है? छूट निकालने के लिए निकालो 170 माइनस 144.5, 144.5 में 0.5 जोड़ दो तो 145 हो जाएगा। 145 5 50, 25.5, मीन्स छूट मिली है 25.5 रुपये की। होता क्या है? छूट गुणे 100 बटे में बताओ जल्दी से, क्या रखेंगे? CP SP क्या रखेंगे बताओ? जो उस पर रेट प्रिंट होता है 170 रुपये, इसी पे तो छूट निकालेगा। तो छूट कितने रुपए है? 25.5। छूट है 25.5 गुणे 100 बटे में 170। ठीक है, एक पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 0 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ये 17 से कितनी बार में कटेगा? 17 से ये 15 बार में कटेगा। आंसर आप आ जाएगा 15%। काट के देख लीजिएगा।
क्योंकि 25 से करना 25 तो नहीं जा सकता, 15 ही बार में जाएगा। 15 7 105 से 0 हासिल लगेगा 10, 15 का नाम 15 और 10 255, बिल्कुल सही है, कट जाएगा। ये 17 से 15 बार में कटेगा, मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 15%। चलें आगे बढ़ें। भैया आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही क्लास, हमें लगता है क्लास यहीं रोक देते हैं, आगे क्लास हम कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या बताऊँ आज ऐसा डिस्टर्ब चल रही है मेरी क्लास कि आपको बता नहीं सकते हैं। देखिए ये तो आप लगा ही लेंगे ना, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 रुपये तथा 22% की हानि होती है, तो कुल हानि क्या है 1126 गुणे 22 और बटे में 100 कर दीजिएगा। कैलकुलेशन में जो आ जाएगा वही आपकी हानि आ जाएगी। 1126 गुणे 100 बटे गुणे में 22 बटे 100 कर दीजिएगा, जो कैलकुलेशन आएगा वही आपकी हानि हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ ना। एक संख्या को 40% बढ़ाया गया, हमने माना कि वह संख्या 100 है, इसको कितना बढ़ाया गया 40%, तो 140 बटे 100। फिर परिणामी संख्या को 25% घटाया गया, मीन्स 75 बटे 100। तो संख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। संख्या को हमने माना कि संख्या हमारी 100% है, 100% को 140% बढ़ाया गया, फिर 25% कम किया गया। देखते हैं क्या परिवर्तन आता है। 25 × 75, 25 चौको 100, काटिएगा 4 × 12, 2 जाएगा, 4 × 5 20, तीनों 25 15 का 5 हासिल लगाए, 3 × 9 1 10। जब ये दोनों प्रोसेस होते तो संख्या 100% से 105% हो जाती है, तो कितना बढ़ जाती है 5% बढ़ जाती है। आंसर आपका आ गया 5%। सभी को समझ में आ रहा है। आज हम थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हैं, कभी मैं देखना चाहता हूं कि स्पीड से पढ़ाने पे आपको समझ में आता है या नहीं, कि धीमे धीमे बिल्कुल बच्चों की तरह ही पढ़ाना पड़ेगा। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में सॉल्व कराया था, आप एक बार इस क्वेश्चन को लगा के देखिएगा सभी लोग, अगर आंसर नहीं आता तो बताइएगा। इसमें एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है, एसपी दे रखा है, और एक वस्तु का सीपी दे रखा है। एक वस्तु का एसपी 480 रुपये, एक वस्तु का सीपी जो है 480 रुपये है। पहली वस्तु 20% के लाभ पर बेची गई थी, पहली वस्तु 20% के लाभ पर बेची गई थी, मीन्स वो वस्तु कितने रुपए में बेची गई थी 400 रुपये में बेची गई। 400 रुपये उसका सीपी होगा। इसको जब 20% के लाभ पर बेचोगे तो कितने में बेच दोगे 480 रुपये में। दूसरी वस्तु पर 20%, यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि, 480 रुपये पे 20% की हानि पर बेचते हो तो कितने रुपए में बेच देते हो, सॉरी 480 रुपये को 20% की हानि पर बेचते हो तो कितने रुपए में बेच देते हो 8 × 28 64 का 4 हासिल लगेगा 6, 8 चौको 32, 6 38, 384 रुपये में बेच देते हो। दोनों वस्तुओं का ये एसपी आ गया इसका, ठीक। ये एक वस्तु का एसपी था, ये दूसरी वस्तु का एसपी है। ये पहली वस्तु का सीपी है, ये दूसरी वस्तु का सीपी है। तो कह रहा तो कुल क्या होगा, हानि होगा या लाभ होगा, ये चेक कर लीजिएगा। ये वस्तु 480 रुपये की थी, आपने 384 रुपये की बेची है, तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। 480 में खरीद के लाओ, 384 में बेच दियो तो आपको हो गई है 106 रुपये की हानि हो गई। जोड़ो जरा से, 84 6 90 10 100 16 और इसमें जोड़ो 96 की, सॉरी 96 रुपये की आपको क्या हुई, हानि हुई, तो माइनस का चिन्ह लगा दो। यहाँ पे 480 रुपये की वस्तु की बेचा, 40 रुपये 400 में खरीदा था, 480 में बेचा, तो 80 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। अब एक वस्तु पे 80 का प्रॉफिट, एक वस्तु पे 96 रुपये की हानि, तो टोटल आपको क्या हो रहा है 96 माइनस 80। कैलकुलेट करना कुछ गलत हो रहा है, लग रहा है 16 आ रहा है, मीन्स कुछ गलत हुआ है। चलिए आप लगाइए कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ऐसे नहीं हो सकता। 8 × 28 64 का 4 हासिल लगेगा 6, 8 चौको 32 और 6 38, 384, 480 माइनस 384, एक 10 से जाएगा 4 तो 6, एक हासिल गया 7, तो इधर 17 और 17 मतलब 9 8 17, ये तो सही आ रहा है बेटा 96। चलिए आप इसको लगाइएगा, आंसर मैच कराइएगा। शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है कहीं पर, छोटी सी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर नहीं है तो आंसर आपका 16 आना चाहिए, मुझे नहीं लगता है। एक बार वैसे आप चेक करना ना, एक बार आप चेक कर लेना कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, फिर कोई परेशानी नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेना सभी लोग। आइए, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तो निम्न में से कौन सा लघुत्तम समापवर्तक नहीं है? जो आंसर 12 से नहीं कटेगा वो लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा। 12 पंचे 60 ये कट जाएगा, 12 दूना 24 कट जाएगा, 12 चौका 48 कट जाएगा, 12 से 80 नहीं कटेगा, यही आंसर होगा। मासा मीन्स कॉमन होता है, लासा मीन्स भी कॉमन होता है, कुछ संख्याएं तो कॉमन होती हैं ना लासा में, तो जब 12 कॉमन है तो लासा में भी वो 12 होना चाहिए। तो अगर 12 में होना चाहिए तो वो आंसर उससे डिवाइड होना चाहिए, वो डिवाइड नहीं हो रहा है। भैया इस क्वेश्चन को सभी लोग चेक कर लेना ना, देखना 16 आ रहा है या कुछ और आंसर आ रहा है, तब मुझे बताना। हम इसको रब कर दें, आप कैलकुलेट करना, फिर मुझे बताना कि आपका आंसर कितना आया। मुझे शक है आंसर पे, कैलकुलेशन पे शक है, आप करके देखना। वैसे मैंने कल इसको सॉल्व कराया था और मेरा तो 16 ही आ रहा है, आप एक बार चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ें। देखो कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं कहा था। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है, CP1 दे रखा है 480 रुपये, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 480 रुपये। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचते हैं, 480 गुणे 120 बटे में 100। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचते हैं तो 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल लगेगा 4, 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल लगेगा 9, 12 चौको 48, 48 2 50 और 7 57, मीन्स इसका वस्तु का SP1 आ जाएगा 576 रुपये। दूसरी वस्तु को क्या कहता है, 20% की हानि पर बेचते हैं, 480 गुणे 100 बटे में 80। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 8 छंग 48, मीन्स इस वस्तु का जो CP था वो 600 रुपये था। बात क्लियर है? अब समझना, यहाँ पे एक वस्तु का CP 480 रुपये था, आपने बेचा है वस्तु को 576 रुपये में, तो आपको लाभ हुआ कितने रुपए का लाभ हुआ भैया, 576 माइनस 480, 80 20 96 रुपये का प्रॉफिट हुआ इस वस्तु पे। यहाँ पे 600 रुपये की वस्तु थी, आपने उसको 480 रुपये में बेच दिया, तो आपको क्या हो गई, दो वस्तुएं हैं ध्यान रखना, 600 माइनस 480, तो आपको हानि हो गई। हानि कितने की हो गई, 120 रुपये की हानि हो गई ना, ये हानि हो गई, आपको लॉस हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, एक वस्तु पर 120 रुपये की हानि हुई है, एक वस्तु पर 96 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल परिवर्तन जो हुआ है वो 24 रुपये की हानि हुई है। कहीं पर कुछ कैलकुलेशन गलत था, मैंने इसलिए लगा दिया ना, ऑनलाइन क्लास है ये, बहुत लोगों को लगता है कि सर को आता नहीं है इसलिए ये छोड़ के जा रहे हैं, इसीलिए मैंने बाद में लगा दिया। पहले दिन को जो कहना था कह ले, उसके बाद में बताऊंगा। चलो, पहले दिन को कहना था उन्होंने कह लिया। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब वाकई में। अब आप बात समझना, इसको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। कह रहा एक राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज, 4 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो 24,000 रुपये है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये हो जाएगा। 4 एकड़ 4 और 4 छंग 24, तो हमने एक वर्ष का ब्याज निकाल लिया। एक बात को ध्यान रखना, एक वर्ष का साधारण ब्याज हमेशा एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। मतलब अगर एक वर्ष का साधारण ब्याज 6,000 रुपये है तो एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी 6,000 रुपये होगा। मतलब एक वर्ष का साधारण ब्याज और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है। अब बात समझना, यहाँ से क्वेश्चन को रोटेट किया गया, यहाँ से समान ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज संयोजन वार्षिक किया गया है, 1250 रुपये है, ब्याज की दर बताइए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए दिया गया है, 2 वर्ष का CI दिया गया है 12,750 रुपये। हमने कहा एक वर्ष का CI कितना है, 6,000 रुपये, मीन्स पहले वर्ष का CI 6,000 रुपये, तो दूसरे वर्ष का CI 6750 रुपये। इसके 2 भाग बना दिए गए। 2 भाग कैसे बनाए गए, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए है, 6,000 रुपये है, तो 12,750 से 6,000 को माइनस कर दिया गया, तो आपका दूसरे वर्ष का ब्याज निकल आया। बात क्लियर है? अब आप निकालना कि आपको ब्याज कितना मिला। 6,000 रुपये पहले वर्ष में था, दूसरे वर्ष में 6750 था, तो आपको कितने रुपए ज़्यादा ब्याज मिले, 750 रुपये। भैया ये पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तभी आपको क्लियर होगा, गुणे 100/60।
ठीक है 6000, 1 2 3 1 2 3, 6 1 9 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, मीन्स ब्याज दर आ गई 12.5%। ये चैप्टर हमें आपको पूरा पढ़ाना होगा अच्छे से, चक्रवृद्धि ब्याज, तभी आपको ये क्लियर होगा। क्वेश्चन सामने आ गया था, प्रैक्टिस बैच चला, क्वेश्चन छोड़ना मेरे उसमें नहीं है, मेरे ब्लड में नहीं है, नहीं तो आप कहोगे कि सर ये सब तो छोड़ ही देते हो। तो ये क्वेश्चन हम आपको अपने कल से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कल से हम लोग बहुत ही कल से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, CI, कॉम्प्लिकेटेड इंटरेस्ट। इसका नाम तो ओरिजिनल है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका ओरिजिनल नाम है, लेकिन हम इसको नाम देते हैं कॉम्प्लिकेटेड इंटरेस्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल है और लगाने में परेशानी होती है ना। तो कल से हम लोग एक चक्रवृद्धि ब्याज की बहुत ही बेहतरीन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। कोई बच्चा क्लास को मिस नहीं करेगा। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन सीखेंगे और इतने बड़े क्वेश्चनों को भी सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। देखो, जब तक आप सॉल्व करने का तरीका हमसे नहीं सीखोगे, ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व मेथड से नहीं बता सकते। तो कल से हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। तो कल से सभी लोग चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास के लिए तैयार रहें और हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में ना। आइए, ये दिया गया है, कल से प्रैक्टिस क्लास रुकेगी 4-5 दिनों के लिए, और उससे पहले हम आपको 4-5 दिन 6 दिन चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास पढ़ाने के बाद हम आपको वर्क एंड टाइम की क्लास देंगे। वर्क एंड टाइम की क्लास बढ़ाने के बाद हम लोग समय, दूरी, चाल और रेलगाड़ी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वृत्त, शंकु, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, बेलन सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। समांतर, चतुर्भुज, त्रिभुज, सारे चैप्टर बेसिक जितना भी आपका टेट, सुपर टेट, SSC GD के लिए इंपॉर्टेंट है, हम वो सारे चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अब हम कंटिन्यू आपको क्लास देंगे जिससे आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, जिससे आप टेट का पेपर, सुपर टेट का पेपर, SSC GD का पेपर निकाल सको, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास 2-4-10 दिन रोकेंगे, फिर 2-4 क्लास देंगे, फिर 2-4-10 दिन रोकेंगे, फिर 2-4 क्लास देंगे, ऐसे करते रहेंगे। आइए, एक दुकान में 60 वस्तुएं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, शेष वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, सभी वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए 60 वस्तुएं हैं, 30 दो भागों में वस्तुएं बांट लीजिए। 30 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है, 30, शेष वस्तुओं का औसत मूल्य हमने मान लिया x, और सभी वस्तुओं का, अच्छा देखिए शेष वस्तुओं का औसत, देखिए हमारे पास टोटल 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 है, शेष वस्तुओं का औसत मूल्य 35 है, और टोटल का हमें बताना है। ये कटेगा 1, ये कटेगा 1, इसका गुणा इसके साथ कर दो 30, इसका गुणा इसके साथ कर दो 35, और इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख दो 2, तो 65 बटे 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, मीन्स ये आ गया 32.5। ये हमारा जो मेथड है, ये हमारा रामबाण मेथड है। इस मेथड का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हम कोई कठिन क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। चलिए आइए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में यदि घनाभ का आयतन इतना है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। घनाभ की भुजाएं हैं 5x, 4x, 2x, इन सब का गुणा कर दो तो हमें आयतन मिल जाता है, क्योंकि घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है। 4x, 5x, 2x बराबर दिया गया है 5000, तो 5 चौको 20, 20 तिहाई 60, x³ बराबर दे दिया गया 5000। ये काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, फिर काट दो 6 8, सॉरी ये कट ही नहीं रहा, फिर 5:4:2 के अनुपात में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यदि घनाभ का आयतन 5000 सेंटीमीटर क्यूब है। 6 8 48, 2 जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। हमें लग रहा है 1 0 कम लगाया इन्होंने, ठीक है, आप 1 0 लगाना। ये 5000 में इसको 50,000 सेंटीमीटर कर देना। मैं बताता हूँ, 5x गुणे 4x गुणे 2x, अरे देख लेंगे 50,000 लिख के देख लेंगे कहीं कुछ हमारा जा रहा है क्या, देखा जाएगा। 5 चौको 20, 20 तिहाई 60, x³ बराबर 50,000, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दो, 6 से काटो, 6 8 48, नहीं रहे 2 जाएगा, मीन्स इसमें से ऑप्शन कुछ, अच्छा रुकिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। घनाभ का जो है आयतन दे रखा है LBH,
ठीक है। 5 गुणे 4 गुणे 2, 5 चौको 20, 20 दूना 40। ओहो, 5x गुणे 4x गुणे 2x, हम मल्टीप्लाई गलत कर रहे थे, इक्वल टू 500, 5000। 5 चौको 20, 20 दूना 40, x क्यूब बराबर 5000। 1 0 से 1 0 काट दो, 4 से काटो, 4 एक नम 4, दो यहाँ से 1 जाएगा ना, 1 जाएगा 10, 4 दूनी 8, 2 जाएगा 4 पंचे 20, एक्स क्यूब का मान 5 आ गया, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रख दो, मीन्स 5x कितना हो जाएगा 25, 4x कितना हो जाएगा 20 और 2x कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब हमें क्या बताना है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स 2LB प्लस BH प्लस HL। अब सारी लंबाई चौड़ाई आपके पास है, सॉल्व करो। LB मीन्स 25 दूना 50, 500, BH 2 20 गुणे 2 200, HL 250, सबको जोड़ दो, 5 2 7 2 9, 950 गुणे 2 मीन्स 1900, 1900 स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, जितने बच्चे हमसे ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उन लोगों को तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस क्लास है, थोड़ी सी प्रॉब्लम सबको होगी। सभी लोग पहले क्लासेस जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ से पूरी क्लासेस पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करो। आइए, 20 नंबर है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। ठीक है, आइए रामबाण फिर से लगाते हैं ना। बॉय और गर्ल है, बॉय और गर्ल है, 1400 लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं। यदि 52% लड़के तथा 60% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या? अगर 52% लड़के उत्तीर्ण हो गए तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए? 48%, 100 से घटा दो। 68% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई तो अनुत्तीर्ण कितनी हो गई? 32%, 100 से घटा दो। 2 0 2 0 2 0 2 0 काट दीजिए। हमें टोटल में फेल निकालना है, टोटल में फेल अनुत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है ना। इसका गुणा इसके साथ कर दो, 14 गुणे 48 प्लस इसका गुणा इसके साथ कर दो, 9 गुणे 32 बटे में इन दोनों का योग 14 9 23, 14 6 22 और 3 23, 23 आ गया। अब काटो इसको, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा हम इसीलिए कुछ और जुगाड़ भी सोच लेते हैं ना इस टाइम। हाँ देखिए क्या, अब मेरी बात समझना, हमने एक अच्छा मैटर सोचने का प्रयास तो किया है, देखते हैं शायद कारगर हो जाए। आप फिर उसके बाद कैलकुलेशन करना अपना घर पे आराम से। अगर ऐसी चीज़ें हमें सीखने को मिल जाए तो हमें तो मज़ा ही आ जाता है। देखो 4 8 32, लास्ट में कितना आया 2, 9 दूनी 18, लास्ट में कितना आया 8, 8 2 10, लास्ट में 0 जाएगा। हाँ तब तो कटेगा भी नहीं। चलो कैलकुलेट करना, आप फिर बताना क्या आ रहा है। जब नहीं कट रहा तो कैलकुलेट कर लेना। इसको कैलकुलेट करके बताना कितना आंसर आएगा भैया आपका। पॉइंट में कुछ जाएगा ना, जो भी जाएगा आप बता दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना फिर बताना। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा फिर बताइएगा। 52 68, ठीक है, ये आप मैं बना दे रहा हूँ, फिर से आप सॉल्व कर लेना फिर बताना। 1400 और 900, ठीक, 52% फेल हो गए, 48% पास हो गए, 68% फेल हो गए, 32% पास हो गए। 2 0 2 0 2 0 2 0, इसका गुणा इसके साथ कर देना, 14 गुणे 48 प्लस इसका गुणा इसके साथ कर देना, 9 गुणे 32 बटे में इन दोनों का योग 14 9 23। इसको कैलकुलेट करके बताना कि कितना परसेंट बनेगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेहनत से पढ़ते रहो। आज हमने क्लास बहुत तेज़ पढ़ाई है, बताना समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो कल से बहुत स्लो पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। आप सभी लोगों का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।